बच्चों मैग्नेटिज्म एंड मैटर को कंटिन्यू करते हुए हम आज के लेक्चर में हम क्यूरी लॉ के बारे में देखेंगे और हिस्टेरेसिस कर्व के बारे में देखेंगे। तो पहले क्यूरी लॉ के बारे में जानते हैं। तो क्यूरी लॉ जो रिलेट करता है वो मैग्नेटाइजेशन को मैग्नेटिक फील्ड से और टेम्परेचर से रिलेट करता है। यानी कि मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम, जो आपका मैग्नेटाइजेशन हमने डिफाइन किया था, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज कुछ कांस्टेंट टाइम्स बी नॉट बाई टी। बी नॉट क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और टी इज द टेम्परेचर। अगर हम इसको रिलेट करें तो मैग्नेटाइजेशन को हम ससेप्टिबिलिटी टाइम्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड लिख सकते हैं, यानी कि x इंटू एच लिख सकते हैं, c। और बी नॉट को हम म्यू नॉट एच लिख सकते हैं। इससे आप h कैंसिल कर सकते हो, बी नॉट को हम म्यू नॉट एच लिख सकते हैं, और मैग्नेटाइजेशन को ससेप्टिबिलिटी इंटू एच लिख सकते हैं। तो दोनों साइड से एच कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x इंटू एच इक्वल टू सी म्यू नॉट इंटू एच बाई टी। एच एच कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये रिलेशन आएगा, यानी कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज सी म्यू नॉट बाई टी। ये पैरामैग्नेट के लिए वैलिड होता है। जैसे ही आप टी डिक्रीज करते जाओगे तो आपका ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी, यानी कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी कि मैग्नेटिक बिहेवियर इंक्रीज होगा अगर लोअर टेम्परेचर पर होगे। इफ आई इंक्रीजेस, यानी कि अगर बी नॉट इंक्रीज करोगे तो आई इंक्रीज होगा, बी नॉट इंक्रीज करने से आई इंक्रीज होगा, और आई इंक्रीज करने के लिए आपको टेम्परेचर कम करोगे तो भी आई इंक्रीज होगा, अगर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आप देखें। अब इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करते जाते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर पर आके मैक्सिमम ससेप्टिबिलिटी आ जाती है, और उस जगह हम बोलते हैं कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट सैचुरेशन पर आ गया है, तो हम इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट एज सैचुरेशन। अब इसके बियॉन्ड ये इंक्रीज नहीं होता है, चाहे आप कितना भी टेम्परेचर को कम कर लें। फिर उसके बाद ये क्यूरी लॉ जो हमने ये लिखा है, इट इज नॉट वैलिड बियॉन्ड द सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पे आके ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर को आप डिक्रीज करते जाओगे तो ये पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक में चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मैग्नेटिज्म इंक्रीज होती है, बट एट सर्टेन लेवल इट गेट सैचुरेटेड, उससे बियॉन्ड ये चेंज नहीं होता है। अब फेरोमैग्नेटिक को अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें, टेम्परेचर इंक्रीज करने से आप देख रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से पैरामैग्नेटिक को अगर इंक्रीज करें तो ये ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। बट फेरोमैग्नेटिक के केस में, फेरोमैग्नेटिज्म का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वो परमानेंटली पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाते हैं। यानी कि टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन, जिस टेम्परेचर पर ये ट्रांजिशन होता है, यानी कि फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक, उस टेम्परेचर को हम कॉल करते हैं क्यूरी टेम्परेचर। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, क्यूरी व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर। अब बात करते हैं हार्ड फेरोमैग्नेटिज्म। हार्ड फेरोमैग्नेट्स क्या होती हैं? मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट इवन व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। यानी कि आप एक्सटर्नल फील्ड में उसका मैग्नेटाइजेशन कर देते हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को आप जीरो कर देते हैं, फिर भी इसके अंदर एक परसिस्टेंस आ जाता है, यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता है, उसमें मैग्नेटाइजेशन परमानेंट हो जाती है। और उसके एग्जाम्पल हैं एल्निको, आयरन, ये एक अलॉय होता है एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट का, जिसको एल्निको बोलते हैं। और इसमें हार्ड फेरोमैग्नेट देखा जाता है आयरन के अंदर, और लोड स्टोन जिसको मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ हार्ड फेरोमैग्नेट। सॉफ्ट मैग्नेट फेरोमैग्नेट की बात करें तो वहां पर क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर इफ यू रिमूव द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इसके एग्जाम्पल हैं निकल, कोबाल्ट एंड एक्सेट्रा। इस तरह के जो मटेरियल हैं वो सॉफ्ट फेरोमैग्नेट है। अब इनका यूज क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे। लाइक सॉफ्ट फेरोमैग्नेट आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में यूज होते हैं, हार्ड फेरोमैग्नेट्स आपको परमानेंट मैग्नेट्स बनानी होती हैं तब यूज होते हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट है एक आता है हिस्टेरिसिस कर्व। हिस्टेरिसिस कर्व क्या बोलते हैं? लैगिंग बिहाइंड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड इज द प्रोसेस ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेट। यानी कि फेरोमैग्नेटिक एक मटेरियल है और आपने बी वर्सेस एच का कर्व बना रहे हैं।
यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड वर्सेस मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इसका कर्व बना रहे हैं। तो यहां पर आप मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग प्रोसेस है। देखो, अगर इनिशियली आप स्टार्ट करोगे तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपका H है, तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जीरो है, तो यहां पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी जीरो होगा। यानी कि एक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा अगर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जीरो है। अब इसको आप H को इंक्रीज कर रहे हैं, बी भी इंक्रीज हो रहा है, आप देख रहे हैं बी इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आप H इंक्रीज कर रहे हैं, और एक पॉइंट पर आके एक सैचुरेशन हो जाएगा। यानी कि कितना भी आप H इंक्रीज कर लो, उससे फर्दर बी इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नहीं होगा। अब क्या होता है, आप डीमैग्नेटाइजेशन कर रहे हैं। अब डीमैग्नेटाइजेशन में आप मैग्नेटाइजेशन को आप जीरो, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी को आप जीरो कर देते हैं, और लेकिन आप देखते हैं कि मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुआ है, जिसमें एक डोमेन परमानेंट मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेती है। देयर इज ए सर्टेन मैग्नेटाइजेशन। अब ये करते कैसे हैं, आप एक मटेरियल लेते हैं एज ए कोर, और इसके सोलेनॉइड के अंदर डालते हैं, इसके अंदर एक करंट सप्लाई करते हैं। करंट की वजह से अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी कि एच, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, और उसके रिजल्ट से मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है। बच्चों, हमने पहले भी स्टडी किया था कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्लस फील्ड इंड्यूस्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हमने x टाइम्स एच लिखा था, सॉरी म्यू नॉट एच लिखा था, म्यू नॉट एच, और इंड्यूस्ड फील्ड को हमने म्यू नॉट इंटू आई लिखा था। इस ये दिस वाज द मैग्नेटिक मूवमेंट, ये मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा था, दिस वाज द ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। ओके, ये आ रहा था। टोटल मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, एच पे डिपेंड करता है। अगर आप एच इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने एच को जीरो कर दिया, आप देखेंगे बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। अब आपने एच को जीरो कर दिया तो बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी आप देखेंगे ये जीरो नहीं है, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहां पर इफ यू, यानी कि एच को जीरो कर देते हैं और आपको बी जीरो नहीं मिलता है, तो ये जो बी की वैल्यू जो रह जाती है, यानी कि बी व्हेन एच इज जीरो, व्हेन एच इज जीरो, इसको बोलते हैं बच्चों रिटेंटिविटी, कि इतना इसने रिटेन कर लिया, इतना मैग्नेटिक फील्ड इसने रिटेन कर लिया। अब इसको जीरो करने के लिए क्या करते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर, जो भी सोलेनॉइड की कोर में आपका मटेरियल है, उसके अंदर रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो कराते हैं। रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होने से आपका एच नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। एच नेगेटिव होता है, जीरो से नेगेटिव जाता है, तो बी को क्या होता है, जो मैग्नेटाइजेशन यानी कि डोमेन एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए थे, ये डोमेन फिर डिस्टर्ब होना स्टार्ट होते हैं, और एक पॉइंट पर ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है इनसाइड द मटेरियल। इस पॉइंट पर आते आते एच नेगेटिव हो चुकी है और मैग्नेटिक फील्ड जीरो होते हैं। बच्चों, इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, इसको बोलते हैं कोएर्सिविटी। यानी कि आपको कितना ज्यादा नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा, यानी कि नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी देनी पड़ेगी, सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज जीरो। आपको नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा ड्यू टू द सोलेनॉइड, सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज जीरो। इसको बोलते हैं कोएर्सिविटी, और इस पॉइंट को बोलते हैं दिस मच मैग्नेटिक फील्ड इज रिटेंटिविटी एंड दिस इज कोएर्सिविटी। और फिर उसको नेगेटिव डायरेक्शन में और करंट इंक्रीज करते हैं तो आपका एच इंक्रीज होता है, और एक नेगेटिव डायरेक्शन में आपका सैचुरेशन अचीव होता है। फिर उसके बाद आप करंट डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो आप जैसे ही करंट को जीरो कर देंगे, यानी कि एच जीरो हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल फिर अब ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होगा, और इट विल रिटेन दिस इज। फिर उसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन में करेंगे तो फिर आपको जीरो हो जाएगा, और इस तरह से ये कर्व होगा, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन। यानी कि यहां पर आप मैग्नेटाइजेशन कर रहे हैं और फिर इसको धीरे धीरे लाके डीमैग्नेटाइजेशन, बी को जीरो कर रहे हैं। अब ये जो एरिया है, एरिया ऑफ बी एच कर्व, एरिया विद इन द बी एच कर्व रिप्रेजेंट द एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि मटेरियल के को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में कितनी एनर्जी जा रही है हमारी पर यूनिट वॉल्यूम, इट डिसाइडेड बाय द एरिया ऑफ दिस बी एच कर्व। जितना ज्यादा एरिया, मतलब जितना एरिया ज्यादा होगा उतना ही एनर्जी डिसिपेशन ज्यादा होगा।
तो हम डिपेंडिंग ऑन द यूज हम ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करते हैं कि किसका एरिया ज्यादा होना चाहिए, किसका एरिया कम होना चाहिए। इट डिपेंड्स आवर यूज कि हमें कैसा मटेरियल सेलेक्ट करना होता है। रिटेंटिविटी को कैसे हम डिफाइन करते हैं? इट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन लेफ्ट बिहाइंड इन द सैंपल व्हेन आफ्टर मैग्नेटाइजिंग फील्ड हैज बीन रिमूव्ड। यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V व्हेन H इज जीरो। यानी कि H को जीरो करने के बाद भी जो V की वैल्यू रिटेन हो जाती है मटेरियल के अंदर, उसको हम मैग्नेटाइज रिटेंटिविटी बोलते हैं। कोर्सिविटी क्या होती है? द वैल्यू ऑफ रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना लगाया है रिक्वायर्ड फॉर रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म सैंपल टू बिकम जीरो। यानी कि सैंपल के अंदर जो रिटेन हो गया था मैग्नेटिक फील्ड, उसको जीरो करने में आपको मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ा, दैट इज द वैल्यू ऑफ H व्हेन B इज इक्वल टू जीरो। ये हमने ग्राफ से देखा था। अब बच्चों परमानेंट मैग्नेट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? बच्चों परमानेंट मैग्नेट्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती हैं, यानी कि जो हार्ड फेरोमैग्नेट्स हमने पढ़े थे जैसे एलनिको वगैरह थे। और सॉफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट आयरन से बनती हैं। इसमें लार्ज परमिएबिलिटी और स्मॉल रिटेंटिविटी होनी चाहिए। स्मॉल रिटेंटिविटी का मतलब है कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम जीरो कर दें तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रिटेन नहीं होना चाहिए। तो वो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की। परमानेंट मैग्नेट्स रिटेन मैग्नेटिज्म फॉर लॉन्ग टाइम एट रूम टेम्परेचर। यानी कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर देते हैं तो यानी कि इस पर हाई रिटेंटिविटी वाले मटेरियल यूज करने होंगे। रिटेंटिविटी यूज फॉर परमानेंट मैग्नेट्स यानी कि हार्ड फेरोमैग्नेट्स। अब ये कैसे बनाए जाते हैं? यू कैन मेक इट बाय पासिंग अ करंट थ्रू द सोलेनॉइड कंटेनिंग द स्टील रॉड। यानी कि स्टील रॉड को एज ए कोर अगर आप यूज करें तो उसको आप परमानेंट मैग्नेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन इट इज यूज्ड इन कंपास एंड टू मेक बार मैग्नेट्स। अगर आपको बार मैग्नेट्स बनानी है यू नीड परमानेंट मैग्नेट्स। कंपास की निडल बनानी है यू नीड परमानेंट मैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहाँ कैसे बनाई जाती हैं, कहाँ यूज आती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या होते हैं कि कोर में आप सॉफ्ट आयरन रखते हैं। सोलिनॉइड की कोर में सॉफ्ट आयरन रखते हैं और वहां पर करंट पास करते हैं। तो एज सून एज द करंट इज पास्ड तो सॉफ्ट आयरन बिहेव्स एज ए मैग्नेट। और जैसे ही आपने करंट जीरो करते हैं तो सॉफ्ट आयरन न्यूट्रलाइज हो जाती है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो। यानी कि बी इनसाइड द आयरन इंक्रीजेज मैनी टाइम्स। अब क्या होता है सॉफ्ट आयरन सॉफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में होती है और जैसे जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है तो हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन एंड द इंड्यूस्ड। ओके मैग्नेटाइजेशन को x टाइम्स h बोल सकते हैं और इसको हम बोल सकते हैं म्यू नॉट इंटू आई। ओके इसको सॉरी इसको हम म्यू नॉट टाइम्स h बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है इट बिकम्स मोर देन योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द आयरन रॉड वो कई टाइम्स इंक्रीज हो जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस। ऑन स्विचिंग ऑफ द करंट बी इनसाइड जीरो। यानी कि आप जैसे ही करंट को जीरो करेंगे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक न्यूट्रल हो जाना चाहिए यानी कि मैग्नेटिज्म को लूज कर देना चाहिए। और ये कहां पर यूज होता है? इसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक बेल्स में, लाउड स्पीकर्स में, क्रेन्स में। यानी कि बेल्स में क्या होता है व्हेन यू पुश द बटन स्विच जब हो इलेक्ट्रिक बेल बेल होनी चाहिए, रिंग होनी चाहिए। और जैसे ही आपने करंट जीरो किया तो वो आप जो मटेरियल है वो आपका न्यूट्रल बिहेव करना चाहिए यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करना चाहिए। लाउड स्पीकर में भी ऐसा होता है और क्रेन्स में भी ऐसा होता है। इफ यू आर लिफ्टिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट तो वहां पर क्या होता है कि ये मटेरियल जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं व्हेन वी यूज टू लिफ्ट देम तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तरह स्टिक हो जाती हैं। अगर इनको रिलीज करना होता है तो हम करंट को जीरो कर देते हैं और ये रिलीज हो जाता है। देन वी कैन रिलीज द ऑब्जेक्ट एंड प्लेस ऑन द अदर साइड। नेक्स्ट इज हाउ वी कैन सेलेक्ट द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व। परमानेंट मैग्नेट अगर बनानी है तो हमें हाई रिटेंटिविटी चाहिए, हाई कोर्सिविटी चाहिए और हाई परमिएबिलिटी चाहिए।
उसके लिए एग्जाम्पल आता है स्टील, एल्निको एंड कोबाल्ट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में हमें परमिएबिलिटी हाई चाहिए होती है लेकिन लो रिटेंटिविटी चाहिए होती है, जिसका एग्जाम्पल है सॉफ्ट आयरन। और अगर हमें ट्रांसफॉर्मर कोर्स बनानी है तो बच्चों ट्रांसफॉर्मर कोर्स में हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे कि एडी करंट्स होते हैं। तो एडी करंट्स को लो करने के लिए हमें उनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई चाहिए, यानी कि जितने ज्यादा रेजिस्टिविटी हाई होगी करंट उतना ही लो होगा। और दूसरा हीट लॉस, जो हिस्टेरिसिस कर्व में हीट लॉस है वो कम होनी चाहिए, यानी कि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस में जो एरिया आ रहा है आपका हिस्टेरिसिस कर्व का वो नैरो होना चाहिए और एरिया कम होना चाहिए, सो दैट द लेस एनर्जी इज डिसिपेटेड ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस। यहां पर दिया हुआ है क्यूरी टेम्परेचर के बारे में पूछा हुआ है। क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच, बच्चों हमें पता है क्यूरी टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन सी में दे रखा है अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स डायमैग्नेटिक। फर्स्ट में दे रखा है फेरोमैग्नेटिक बिकम पैरामैग्नेट। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कोर्सिविटी ऑफ ए स्मॉल मैग्नेट व्हेन फेरोमैग्नेटिक गेट डीमैग्नेटाइज इज दिस, यानी कि कोर्सिविटी यानी कि एच की वैल्यू दे रखी है आपको 3 × 10⁻³ एंड विच इज इन एसआई एम्पियर पर मीटर। कोर्सिविटी दे रखी है जब आपका बी जीरो है इनसाइड द मटेरियल, द करंट रिक्वायर्ड टू पास द सोलेनॉइड ऑफ ए लेंथ, यानी कि आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करना होता है सोलेनॉइड की। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए, आपकी एच होती है B/म्यू नॉट। और यहां पर आपको दे रखा है बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट × N × I/म्यू नॉट, ये होगी आपकी N × I। दिस इज 3 × 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैसे करेंगे, आपको नंबर ऑफ टर्न्स 100 दे रखे हैं और लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 दे रखी है। और यहां पर आपका आ जाएगा करंट। आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दैट आई इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ इंटू 0.1 डिवाइड बाई 100, यू विल गेट इक्वल्स टू 3 एम्पियर। ये आपका कैंसिल हो जाएगा और आपको आई की वैल्यू आ जाएगी 3 एम्पियर। आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टेरेसिस लूप दे रखे हैं मटेरियल ए और मटेरियल बी के लिए, ये मटेरियल बी है। These materials are used for making the magnets for electrogenerators and transformer and electromagnets core। ट्रांसफार्मर कोर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर के लिए ये मटेरियल यूज करने हैं ए और बी। बच्चों ऐसा आप जानते हो कि ट्रांसफार्मर में एनर्जी डिसिपेटेड लो चाहिए होती है हमें, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में भी आपको सॉफ्ट आयरन यानी कि लो रिटेंटिविटी चाहिए होती है। तो आप देखेंगे दोनों ही कंडीशन बी के लिए फुलफिल हो रही हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर के लिए भी और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए, दोनों के लिए बी की ही कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। ए किसके लिए सुटेबल होगा, ये परमानेंट मैग्नेट्स के लिए सुटेबल होगा। तो हम यहां पर दोनों के लिए कौन सा सेलेक्ट करेंगे, बी सेलेक्ट करेंगे। तो आपका बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, बी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, इसको ध्यान से देखें। BH curve for a ferromagnet is shown in the figure। ferromagnet placed inside a long solenoid with turns। आपको यहां पर टर्न्स की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है 1000 टर्न्स पर सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 10⁻³ टर्न्स, सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.01 मीटर, विच विल कम आउट टू बी एच की वैल्यू, n की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 10⁵ टर्न्स पर मीटर में आ चुकी है। फेरोमैग्नेट द करंट दैट शुड बी पास्ड सोलेनॉइड टू डीमैग्नेटाइज द फेरोमैग्नेट, और ये कर्व दे रखा है। तो आप यहां पर देखेंगे इस पॉइंट पर जहां पर आपकी बी की वैल्यू 0 है, आपके एच की वैल्यू दैट इज -100 एम्पियर पर। तो ये रिवर्स डायरेक्शन में होगा, तो एच का मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे 100 एम्पियर पर, और दिस विल बी N × I। तो I की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100/n। n की वैल्यू आपके पास है 100/10⁵।
आप इसको देखेंगे तो 10⁻³ आएगी, यानी कि आई की वैल्यू आपके पास 1 मिली एम्पियर आ जाएगी। दिस विल बी द आंसर, और ऑप्शन बी आपका मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां पर एक कर्व दिया हुआ है, हिस्टेरेसिस कर्व। तो बच्चों यहां पर पूछा हुआ है आपको रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी एंड सैचुरेशन। सैचुरेशन वाला पॉइंट ये होता है, तो आप इस पॉइंट पर देख सकते हैं, सैचुरेशन पर आपका 1.5 टेस्ला है सैचुरेशन पर, सैचुरेशन। और कोर्सिविटी में 1.0 टेस्ला, सॉरी रिटेंटिविटी है। रिटेंटिविटी कब होती है कि बी की वैल्यू व्हेन एच इज जीरो, बी व्हेन एच इज जीरो। और कोर्सिविटी में आप देखेंगे दिस इज -50 एच व्हेन बी इज जीरो। आप ये वैल्यू देखेंगे, दिस पॉइंट इज -50, तो 50 इसका एम्पियर पर मीटर में आ जाएगा। सो यू हैव टू सेलेक्ट रिटेंटिविटी इज 1 and then the coercivity is 50 and the saturation is 1.5। 150 और 1.5 को मैच करने वाला आपका ऑप्शन डी होगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पैरामैग्नेटिक सैंपल शोज अ नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ, यानी कि एच की वैल्यू आपको दे रखी है 6 एम्पियर व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और बी की वैल्यू दे रखी है आपको 0.4 टेस्ला, and temperature is given as 4 Kelvin. Okay. अब when sample is placed in an external magnetic field 0 point, अब B की वैल्यू आपको दे रखी है, B is 0.4 टेस्ला। ओके, टेम्परेचर इज 24 केल्विन। तो यहां पर बताना है मैग्नेटाइजेशन कितना होगा। तो मैग्नेटाइजेशन को बच्चों हम ऐसे कर सकते हैं, X इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो वी कैन से x1 t1 इक्वल्स टू x2 t2 कांस्टेंट होगा। और x को हम क्या लिख सकते हैं, x कैन बी रिटन एज I बाई h, एंड इट इज कैन बी रिटन एज I बाई h को हम लिख सकते हैं b बाई म्यू नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। तो वी कैन से I1 b1 इंटू म्यू नॉट इंटू t1 इक्वल्स टू I2 b2 इंटू म्यू नॉट इंटू t2। म्यू नॉट मी नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे आपको मैग्नेटाइजेशन वैल्यू I2 की वैल्यू निकालनी है। I2 विल बी B2 ओवर B1 इंटू I1 इंटू T1 ओवर T2। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि I2 की वैल्यू निकालेंगे। B2 की वैल्यू है आपकी 0.3, B1 की वैल्यू है 0.4, I1 की वैल्यू 6 और T1 की वैल्यू आपके पास 4 केल्विन एंड दिस इज 24 केल्विन। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 464, दिस इज 3/4 आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, एंड विल गिव यू आंसर 0.75 एम्पियर पर मीटर। तो आपके मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू डी आ जाएगी, यानी कि 0.75 एम्पियर पर मीटर।